नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समसामयिक प्रश्नोत्तर सामान्यतः परीक्षा में पूछे जाने वाले लल्लन टॉप प्रश्न वाकई में लल्लन टॉप हैं, जो कि करंट अफेयर, स्टैटिक जी के सभी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने इसमें समाहित किए हैं और आप इनसे जुड़ेंगे तो आपको निसंदेह डेली बेनिफिट होगा। दोस्तों, हम डेली करंट अफेयर के साथ में करंट अफेयर से रिलेटिव बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, पारिस्थितिकी सबसे जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, उनको हम लेकर आते हैं। दोस्तों, ये जो है क्लास देखिए, एंड तक आप देखिए, पूरा पूरा फायदा मिलेगा। और चलिए पहला प्रश्न का उत्तर बताइए। तमिलनाडु के चेन्नई में साल 1897 में आध्यात्मिक संगठन रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की थी? बताइए कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। और रामकृष्ण मिशन भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ ये दोस्तों दोनों ही क्या है, ये सब एक आध्यात्मिक जो है मिशन है, ठीक है, आध्यात्मिक संगठन है। और जो इसकी तमिलनाडु के चेन्नई में साल 1897 में आध्यात्मिक संगठन रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी कृष्णानंद जी ने किया था। अब बात आ जाती है, ऑप्शन में दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं भाई साहब, कि स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आप स्वामी दयानंद सरस्वती के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो, तो कैसे लौटेंगे भाई साहब बताइए। तो किसने कहा था? तो वेदों की ओर लौटो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इसे आपको याद रखना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाषण देने वाले कौन व्यक्ति थे? हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे। कब गए थे भैया? तो ये बात है 1896 की। शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, उसमें हमारे विवेकानंद जी ने कहा था, आए मेरे अमेरिका के भाइयों एवं बहनों। और इसके बाद आप देखिए कि ऐसी ताली बजी थी कि ऐसा कोई संबोधन वहाँ पे किया नहीं था। उनके बारे में भी आप जानते हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं हम लोग? तो 12 जनवरी को आप जानते हैं कि हम लोग विश्व युवा दिवस मनाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है भाई साहब। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। थेप्पाकल्डू एलिफेंट कैंप किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो थेप्पाकल्डू एलिफेंट कैंप निम्न में से किस टाइगर रिजर्व में है? तो भैया ये बांदीपुर टाइगर जो है बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में है। अब बताइए बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र है कहाँ पे भैया? तो बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर जाएगा? कर्नाटक में पड़ जाएगा। और जब बात कर्नाटक की आती है तो आप जानते हैं कर्नाटक में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। वहां पर सीटें कितनी हैं? तो 224 विधानसभा की सीटें हैं, इन्हें आपको याद रखना है। 224 सीटों पे चुनाव होंगे, ठीक है। और आपको ये बताना है कि विश्व का सबसे जो है बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो बता दीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन सिद्धारूढ़ामैया रेलवे स्टेशन, ये यही कर्नाटक में पड़ता है। ये 1.5 किलोमीटर लंबा ही एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कि अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, इसमें ये प्रश्न आया हुआ है कि जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हमारे भारत में है, कर्नाटक में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन 1.5 किलोमीटर से प्लस है, सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन, ये इसका नाम हो जाएगा। इन्हें आपको याद रखना है। ऑप्शन में दिया गया है आपको सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य और मानस बाघ अभ्यारण्य, ये कहाँ पर मिलेंगे भैया? तो सतपुड़ा आप जानते हैं कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में मिलता है सतपुड़ा। तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य और मानस अभ्यारण्य आपको देखने को मिल जाएंगे। आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा चर्चा में है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर नामीबिया से क्या लाए गए थे? चीते लाए गए थे। उसमें से एक जो चीती थी भाई साहब, वो जो है मर गई, और एक चीती का नाम है सियाया, उसने 4 शावकों को जन्म दिया है। तो ये भी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण लल्लन टॉप प्रश्न हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। सियाया जो है इस दुनिया में नहीं रही, और एक चीती जो उनकी मर गई है उसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका नाम बता दीजिएगा। उसका नाम सासा था, ठीक है भाई साहब। आपसे पूछ लिया दुनिया का जो है ये हमारे देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो भैया जान लीजिए कि हमारे देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य। हम आपसे पूछ ले दुनिया का कौन सा है? तो दुनिया तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये म्यांमार में स्थित है, ठीक है भाई साहब। ये जो म्यांमार है, म्यांमार बर्मा में स्थित है, इन्हें आपको याद रखना है। आगे क्या है हम इसके बारे में बताएंगे। तो भारत का आप देख रहे हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य। पूछ लिया जाए सबसे छोटा कौन सा है? तो जो बोर अभ्यारण्य है भाई साहब, महाराष्ट्र वाला बोर बाघ अभ्यारण्य, ये महाराष्ट्र का है जो सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है। इसे भी आपको याद रखना है। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। महाराष्ट्र की बात आती है तो महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में अभी मुख्यमंत्री कौन है भाई साहब? तो ये देखिए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम साहब हैं अभी एकनाथ शिंदे, जो तलाक किससे लिए थे? उद्धव ठाकरे से तलाक लेकर, और फिर किससे मिल गए? बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना लिए। यहाँ के जो है राज्यपाल पूछ लीजिए कौन है? तो राज्यपाल यहाँ के कौन है? रमेश बैस हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। बीजेपी के बहुत जो है ये विधायक भी रह चुके हैं। तो ऐसे ही लोगों को तो मिलता है भाई साहब। महाराष्ट्र
के बारे में ये अत्यंत महत्वपूर्ण खास न्यूज है। महाराष्ट्र में रमेश जी ने किसका स्थान लिया था? तो भैया जो भगत सिंह कोश्यारी थे, जिन्होंने जो है अटेंडम में आनन फानन में बीजेपी को लाके बिठा दिया वहाँ पे, नहीं तो जो है उद्धव ठाकरे जी ही सीएम वहाँ पे रहते। तो भगत सिंह कोश्यारी को आप याद रखना है, ये भगत सिंह कोश्यारी अब वहाँ से हट चुके हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बताइए दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर कीजिए, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम डेली लेकर आते हैं भाई साहब। मदुरै तमिलनाडु में निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? तो आप जानते हैं कि तमिलनाडु, जब बात आती है तमिलनाडु की, तो देखिए कि द एलिफेंट विस्पर्स कहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हाथी आपको उसमें दिखती है भाई साहब, एलिफेंट विस्पर्स में, वो विस्पर्स वाला हाथी यहीं पे था। ठीक है, वो विस्पर्स वाला हाथी यहीं तमिलनाडु में था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं पहले, तो MK स्टालिन ने जो है एलिफेंट विस्पर्स के केयर टेकरों को 1-1 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया है, एलिफेंट के जितने भी टाइगर रिजर्व है एलिफेंट केयर टेकर को। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो आप जानते हैं कि भैया मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, ये मदुरै में पड़ता है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै में पड़ता है। और हर बार ये भारतीय कला एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ये आपके तमिलनाडु में हो जाएगा। बात कर लेते हैं श्री विलीथुल्लू और अंडार मंदिर, ये कहाँ पर है? तो ये मंदिर भी आपको कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में पड़ जाएगा। अब बात करते हैं सबरीमाला मंदिर, तो सबरीमाला मंदिर तो बहुत चर्चा में रहा है, और ये कहाँ का है? तो ये सबरीमाला मंदिर पड़ता है केरल में, इसे आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार क्लास को दोस्तों शेयर कर दीजिए। कर्नाटक में स्थित टाइगर रिजर्व नहीं है, अब आपको बताना है कि बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य, नागरहोल बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये सब कहाँ पड़ेंगे भैया? ये कर्नाटक में पड़ेंगे। कर्नाटक को आपको याद रखना है, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में होंगे चुनाव। ठीक है, अब आपसे बात आती है कर्नाटक में स्थित टाइगर रिजर्व नहीं है, तब आपको कर्नाटक वाला पता होगा तब तो बता पाएंगे, और नहीं पता होगा तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो यहाँ पे ऑप्शन 2 में दिया गया है ये तमिलनाडु का है? तो भाई साहब इसको पढ़िए महोदय। और आज क्या है? आज है 7 अप्रैल। ठीक है, इन्हें आपको याद रखना है। आज क्या है? 7 अप्रैल है, और 7 अप्रैल को क्या हुआ था? 7 अप्रैल 1973 को बाघ प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसीलिए हम बाघों से रिलेटिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। जो कर्नाटक में स्थित टाइगर रिजर्व नहीं है, तो ये भैया मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क है, जो कर्नाटक में नहीं है। अच्छा, है कहाँ पे? तो ये मिल जाएगा आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा। तमिलनाडु आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, खास प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? अब ये लीजिए, प्रश्न भी आ गया। हुंकांग घाटी टाइगर रिजर्व म्यांमार बर्मा में पड़ता है, ये विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कमलांग बाघ अभ्यारण्य कहाँ है पूछ लिया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों का नाम बदलकर चीन बोलता है कि ये मेरे चाचा का था। इनकी जो है हम क्या कहें भाई साहब, ये चाइना वालों को। ठीक है, तो ये इनका कुछ भी नहीं है, अरुणाचल हमारा था, है और रहेगा। बल्कि हमें तिब्बत पर भी जाना है, और जो एक जो है यहाँ शरणार्थी बन के 1960 के बाद से रह रहे हैं, उनको भी उनको देश में भेजना है। ठीक है भाई साहब, ये देख लीजिएगा। जब चीन और पाकिस्तान की बात आती है तो देश के हमारे युवाओं में उबाल सा आ जाता है भाई साहब। कांजीरंगा असम, आप जानते हैं कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है हमारा कांजीरंगा जो है उद्यान। ये एक सींग का गैंडा यहाँ पे मिलता है। अभी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ेगा? असम में पड़ेगा, इसे आपको याद रखना है। असम की बात कर लेते हैं। असम के सीएम साहब कौन है? तो असम के सीएम साहब है हिम्मत बिस्व शर्मा, इन्हें सीएम साहब को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बोर बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो बोर बाघ अभ्यारण्य, ये जो बाघ अभ्यारण्य है ये सबसे छोटा है हमारे देश का, इसे आपको याद रखना है। ये सबसे छोटू वाला है। ठीक है, सबसे छोटू वाला पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? बोर बाघ अभ्यारण्य जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। तो सबसे बड़ा आपको पता चल गया दुनिया भर का, हुंकांग घाटी टाइगर रिजर्व म्यांमार, ये विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अब बताइए क्लास महत्वपूर्ण है कि नहीं है? 100% महत्वपूर्ण है। आइए देख लीजिए लल्लन टॉप फैक्ट्स। बाघ अभ्यारण्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और ये देश का हमारे 50वां बाघ घोषित किया गया था। जैसे हमने आपसे पूछा था कि चलो 50वां ये बाघ रिजर्व है, तो बताइए 100वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है और ये कब हुआ था? तो 100वां संविधान संशोधन बता दीजिएगा कि साल 2015 में हुआ था। और इसमें हमने बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की 51 जगहों को हमने भारत में मिलाया और 111 जगह हमने किसको दिए? 111 जगह दिए बांग्लादेश को। बांग्लादेश दोस्तों किसकी वजह से जो है एक नए देश के रूप के मानचित्र में आया? तो जो 1971 का जो है भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, वो बांग्लादेश को आज़ाद कराने के चक्कर
में हुआ था। और यहीं पे हम 16 दिसंबर को मनाते हैं विजय दिवस, क्योंकि हमने यहाँ पर विजय पाई थी और पाकिस्तान के 70,000 सैनिकों को जो है घुटने के दम पे बैठा दिया था, बेटा राइफल लेके बैठ जा, ठीक है। और ये सब वहाँ के जो है जनरल तक यहाँ उनको बैठना पड़ा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब बांग्लादेश की बात आती है तो बांग्लादेश के पिता कौन कहे जाते हैं, तो बांग्लादेश के पिता कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान को, आपको याद रखना है। ये मुजीबुर रहमान, आप शेख मुजीबुर रहमान इनको याद रखिएगा। ये है कौन भैया, तो ये शेख हसीना जुल्फों वाली के पापा हैं। जो शेख हसीना जुल्फों वाली हैं, शेख हसीना भी क्या है भाई साहब, तो ये शेख हसीना है बांग्लादेश की पीएम, इन्हें भी आपको याद रखना है। बांग्लादेश की बात जब हो ही गई है तो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत कब की गई, ये आपको बताना है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत कब की गई है, तो 18 मार्च को इसका क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है। ये जो पाइपलाइन है इसके जरिए हम सीधे जो है पश्चिम बंगाल और जो है वहाँ के बांग्लादेश के एक शहर में दिनाजपुर वो जगह है, वहाँ पे हम सीधे तेल की सप्लाई करेंगे। यहाँ से डीजल जाएगा और खूब डीजल लो भाई और आगे बढ़ते रहो। तो आगे प्रश्न जो है देखते हैं दोस्तों। हर प्रश्न में आपको प्रश्न छिपा हुआ है, एक बार देखने की कोशिश तो करें। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूंकि भाई साहब ये पशु दिवस अभी मनाया जा रहा है और ये लंपी नामक रोग आप देखें कि राजस्थान में कितना जो है हालत खराब किया था हमारे जानवरों की, उसे भी आपको याद रखना है। ये मनाया कब जाता है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है भाई साहब, तो जब 22 मार्च आपको याद होगा तो 22 अप्रैल भी याद हो जाएगा। आइए याद कराते हैं। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है भाई साहब, तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस और 22 दिसंबर को विश्व गणित दिवस, ठीक है। और जब बात कर लिया जाए कि 22 ये जो अप्रैल आपने देखा तो विश्व पृथ्वी दिवस क्या हो जाएगा, यहीं पे ये भी लिख लीजिए कि 22 अप्रैल को क्या होता है, 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इसे भी आपको याद रखना है, ये विश्व पृथ्वी दिवस हो जाएगा। अब ये स्लाइड आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि 22 का आंकड़ा आपने देख लिया है, ठीक है। 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 जुलाई विश्व मस्तिष्क दिवस, 22 दिसंबर गणित दिवस और 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये 22 का आंकड़ा अब आपके दिमाग से जाने वाला कतई नहीं है। तो आपने देखा कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 29 अप्रैल। ये आपको याद रखना है दोस्तों। कंचनजंगा पर्वतारोहण अभियान 2023 का उद्घाटन 7 मार्च को राष्ट्रपति महोदया कहाँ से करेंगी, तो भैया आज क्या है, आज तो 7 मार्च नहीं है। तो ये दोस्तों आप इसे ध्यान दीजिएगा, ये 7 अप्रैल की बात यहाँ पे हो रही है। तो 7 अप्रैल को राष्ट्रपति महोदया ने कंचनजंगा पर्वतारोहण अभियान 2023 की शुरुआत की है और ये कहाँ से की है, तो गुवाहाटी से की है। इसे आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं हम, ऑप्शन में दिया गया है मेघालय। तो अभी मेघालय में जो है किस पार्टी को बहुमत मिला, तो आप बताइएगा नेशनल पीपल्स फ्रंट। ये इस पार्टी के हेड कौन है, तो इसी पार्टी के हेड हैं कोनराड संगमा, इन्हें आपको याद रखना है। और ये वीआईपी तरीके से वहाँ मुख्यमंत्री बन रहे हैं बिना किसी अन्य पार्टी के सहयोग से। बात कर लेते हैं, ऑप्शन में दिया गया है नेपाल। तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है भैया, वहाँ की प्रधानमंत्री सबसे पहले जान लीजिए कि विद्या देवी भंडारी जो है, विद्या देवी भंडारी वहाँ की क्या है, वहाँ की पीएम है। और नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पेंडोले को आप याद रखिएगा, रामचंद्र पेंडोले ये वहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ें, आगे देखिए जो है, अब बात यहाँ सिक्किम की आई है। तो सिक्किम में कौन सा दर्रा अभी स्थित है जो चर्चा में है भाई साहब, तो ये जो नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा में एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ पे कई लोग जो है ख़त्म हो गए। एक्सीडेंट क्या हुआ, पूरा बर्फ़ जो है, ऐसे बर्फ़ का पहाड़ क्या है, सब रोड पे आके गिर गया, कितनी सारी गाड़ियाँ दब गई। तो ये नाथुला दर्रा वाले एरिया में ही हुआ है और यहीं पर पड़ता है। नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। इसे जो है याद रखिएगा, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व का पहला सफ़ेद बाघ रिजर्व का उद्घाटन 3 अप्रैल 2016 को कहाँ हुआ था, तो विश्व के पहले सफ़ेद बाघ, ये अति महत्वपूर्ण है भाई साहब, एकदम लल्लन टॉप है ये हमारे आगामी किसी भी परीक्षा के लिए। तो सफ़ेद बाघ जो पाए गए हैं, कहाँ पाए गए हैं भैया, ये सफ़ेद बाघ जो है मुकुंदपुर सतना, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अति महत्वपूर्ण क्लास और सेशन ये हो जाता है। मुकुंदपुर सतना क्या है, 3 अप्रैल 2016 को यहाँ पर विश्व के पहले सफ़ेद, अब देखिए सफ़ेद अभी तक आप बाघ देखते हैं। अच्छा, बाघ को अगर हम बिल्ली कहें तो क्या सही है भाई साहब, तो जी हाँ बिल्कुल सही है। बाघ जो है बिल्ली की ही, बाघ, शेर, पैंतर, ये सब इसी बिल्ली की एक प्रजाति है, इनको आप ध्यान दीजिएगा। मुकुंदपुर सतना में जो है क्या है, विश्व का पहला बाघ, सफ़ेद बाघ रिजर्व
उद्घाटन साल 2016 में मोदी जी की जो है अध्यक्षता में हुआ है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी में पड़ता है। एमपी की बात कर लेते हैं तो वहाँ के सीएम कौन है? वहाँ के सीएम जो है मामा जी हैं, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, इन्हें आपको याद रखना है। वहाँ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है लाडली बहन योजना, जो परीक्षाओं में पूछी जा रही है। लाडली बहन योजना में दोस्तों 3,000 रुपये हमारी बहनों को देंगे हमारे मामा जी, और इस पर बहुत ज़्यादा कमेंटबाजी भी चल रही है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने आपको बताया, और पेंच बाघ अभ्यारण्य भी यहीं पे आपको मिलता है, तो इन्हें आपको याद रखना। ये सभी जो है बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित बाघ अभ्यारण्य है। इन चारों को आपको याद रखना है। मुकुंदपुर सतना, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पेंच बाघ अभ्यारण्य, ये सब आपको याद रखना है। सभी के बारे में आपको अच्छे से डिटेलिंग करते हुए चलेंगे। अब ये देख लीजिए, विश्व में बाघों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग रूस में कब आयोजित किया गया था? तो भैया इसको बता दीजिएगा कि साल 2010 में आयोजित किया गया था, जो है कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग रूस में। अब पूछ लिया जाए रूस ने अभी किस देश के ऊपर चढ़ाई कर दी है एक साल से, तो इन्होंने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दी है। यूक्रेन का जो है कहाँ का देश है? जो अमेरिका से आया है कि जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से आया है? तो कहीं से नहीं आया है। जैसे भारत से पाकिस्तान बना है, वैसे ही रूस से यूक्रेन बना है। हमने यूएसएसआर का विघटन आपको पढ़ाया है, सोवियत संघ का विघटन एक बार पढ़ लीजिए। उसमें से 15 देश बनते हैं, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन। ठीक है, उसके बाद जो बाल्टिक कंट्रीज आपकी आ जाती हैं, लिथुआनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सब आपको वहीं भी मिलेंगे भाई साहब। इन्हें जरूर याद रखिएगा। ये यूएसएसआर सोवियत संघ का विघटन की हम जो है दोस्तों इसमें लिंक डाल देंगे, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। सोवियत संघ आप पढ़ लीजिएगा। आपसे पूछ लिया जाए हाल ही में जो है नाटो में मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि नाटो में मिलने वाला जो है 31वां देश कौन सा बना है? तो 31वां देश जो है बता दीजिएगा कि हाल ही में फिनलैंड जो है नाटो का नवीनतम सदस्य है फिनलैंड। इसे आपको याद रखना है। ये आयोजित कब हुआ था? तो साल 2010 में हुआ था। अब रूस से के राष्ट्रपति अकेले बचे रह गए हैं, तो आप बता दीजिएगा व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो रूस के हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं। पूछ लिया जाए दोस्तों हाल ही में ऑस्कर अवार्ड मिला है किसको? नवालिनी को। और ये नवालिनी जो है कहाँ के रहने वाले हैं जिनके ऊपर ये मूवी बनी है? तो भैया ये रसिया के विपक्ष के नेता हैं। जैसे अभी हमारी तो विपक्ष के नेता कोई है ही नहीं, और हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं होता, तो जैसे रसिया में हाल है कि विपक्ष के नेताओं में जेल को डाल दिया जाता, ये वही नवालिनी साहब है जिनको जेल में डाल दिया गया है। और एक है रोजर, ठीक है, ये जो रोजर भाई साहब हैं, इन्हीं रोजर ने इसके डायरेक्शन में इनको क्या है 95 अकादमी अवार्ड्स में इसको ऑस्कर पुरस्कार इस नवालिनी को मिला है। इसे आपको याद रखना है। 95 अकादमी अवार्ड्स में नवालिनी को भी पुरस्कार मिला है। ये नवालिनी कहाँ के नेता हैं? ये नवालिनी रूस के नेता और पिछले 10 साल से बेचारे जेल में हैं। इनके ऊपर एक मूवी बनती है जिसको मिलता है ऑस्कर अवार्ड। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। हिरण की दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति संगाई निम्न में से कहाँ पाई जाती है? अति महत्वपूर्ण सेशन हो गया कि ये दुर्लभ जो है, ये हिरण की दुर्लभ प्रजाति कहाँ पाई जाती है? संगाई। तो भाई साहब ये संगाई को आप याद रखना है, क्योंकि संगाई आपके कई सारे प्रश्नों को कंप्लीट कराएगा। दोस्तों केबुल लामजाओ पार्क में पाया जाता है। सबसे पहले ये जान लीजिए केबुल लामजाओ पार्क में क्या है? ये दुर्लभ प्रजाति संगाई केबुल लामजाओ पार्क में पाई जाती है। सुंदरबन बाघ रिजर्व कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जिम कार्बेट बाघ, इसे पहले राजा जी कहते थे, उत्तराखंड में है। मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? तो मानस बाघ अभ्यारण्य असम में आपका पड़ जाएगा। इसे आपको याद रखना है, ठीक है भाई साहब। हिरण की दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजाति संगाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? संगाई आपने देखा। दोस्तों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। इसे आपको याद रखना है। बोर बाघ रिजर्व कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पड़ेगा? कांजीरंगा नेशनल पार्क पड़ेगा असम में। इसको हमने आपको अच्छे से बताया। नामदफा बाघ रिजर्व कई बार एग्जाम में आया है, ये पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश वाला है, अति महत्वपूर्ण हो जाता है। बायोमास घास के लिए विश्व भर में निम्न में से कौन सा पार्क अति प्रसिद्ध है भैया? तो बायोमास घास के लिए प्रसिद्ध है हमारा केबुल लामजाओ पार्क। इसे आपको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा भाई साहब। आगे देखिए विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बाघ रिजर्व स्थित है? तो आप बता दीजिएगा कि जो नामदफा बाघ रिजर्व है ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ये बाघ रिजर्व है। इसके बारे में याद रखना है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। माउंट कंचनजंगा अभियान 2023 का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहां से करेंगे? तो माउंट कंचनजंगा जो अभियान है ये आप देखिएगा गुवाहाटी से इसका अभियान होने वाला है, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़े, अति महत्वपूर्ण सेशन है गज उत्सव 2023 कहां मनाया जाएगा भाई साहब? अति महत्वपूर्ण, एकदम लिख लीजिए, छपेगा
मिलेगा, क्योंकि ये न्यूज़ वहाँ की है जहाँ की न्यूज़ जल्दी आती नहीं है। तो गज उत्सव 2023 कहाँ मनाया जाएगा? तो ये गज उत्सव मनाया जाएगा भाई साहब हमारे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023, और इसमें शामिल हो रहे हैं हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी गज उत्सव में शामिल हो रहे हैं। अब आपसे बात कर लेते हैं समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे है? तो समस्तपुर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। और कहाँ पड़ेगा? तो सोनिया जी के जो है संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पड़ेगा। सोनिया गांधी वहीं से सांसद है। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के अंदर पूछ लिया जाए कहाँ है? बीजापुर जिले में है। बीजापुर के अंदर पूछ लिया जाए तो जो कुटरू फरसेगढ़ वाला रीजन है वहाँ पे ये पड़ता है। ये आपका जो है इंद्रावती नेशनल पार्क। सीता नदी अभ्यारण्य ये कौन सा है भाई साहब? ये सीता नदी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना साल 1974 में हुई थी। सीता नदी अभ्यारण्य की, इसे भी जो है छत्तीसगढ़ वालों को याद में रख के आगे बढ़ना चाहिए। साल 2023 में कुल कितने पद्म भूषण सम्मान प्रदान किए गए? तो भैया साल 2023 में पद्म विभूषण सम्मान कितने प्रदान किए गए? देख लीजिए 6 पद्म विभूषण सम्मान मिले हैं, 9 पद्म भूषण हैं, 91 पद्मश्री हैं और 106 पद्म पुरस्कार टोटल हो जाते हैं। तो टोटल कितने मिले हैं? तो टोटल बता दीजिएगा। 106 मिले हैं। प्रश्न में पूछा जा रहा है पद्म विभूषण कितने मिले हैं? तो पद्म विभूषण टोटल 6 लोगों को मिले हैं, 9 पद्म भूषण हैं और 91 पद्मश्री हैं। छत्तीसगढ़ के भी किस व्यक्ति को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें आपको याद रखना है। ये जो उषा वार्ले जी हैं, उषा वार्ले जी को जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ की और किस पांडवानी गायिका को जो है मिल चुका है? तो आप तीजन बाई को आप याद रखिएगा। तीजन बाई को जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखते हुए आगे बढ़ना है भाई साहब। समाजवादी पार्टी के संस्थापक अभी हाल में भाई साहब इनकी मृत्यु हो गई है और इस दुनिया में नहीं रहे। इनको ये 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और भारत के 1 बार रक्षा मंत्री रह चुके हैं। ये क्या मिला है? इनको जो है पद्म पुरस्कार मिले हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा, मणिपुर के बीजेपी विधायक थौना ओजम चौबा और त्रिपुरा के दिवंगत नेता नरेंद्र चंद्र देव वर्मा। भाई साहब मतलब ये जितने भारत के पुरस्कार हैं, ये पुरस्कार पाने वाले कौन हैं? ये सब खाली नेता लोग हैं। मतलब इस देश में पुरस्कार किसको मिलेगा? खाली नेताओं को मिलेगा। मतलब ये जो जितने पुरस्कार हैं आप देखिए कि सारे इनको इन पुरस्कारों को देख के तो कभी कभी हमें गुस्सा आती है कि भाई ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री को दिए, बीजेपी के अध्यक्ष को दिए, त्रिपुरा के दिवंगत नेता को दिए। अरे इस भारत में कोई आपको और आदमी नहीं दिखता जिसको आप लोग नेताओं को छोड़ के किसको देंगे? नेता आपकी पार्टी के लिए काम करते हैं, आपका सरकार वहाँ तक बना देते हैं, इसलिए आप लोग इन्हीं को प्रदान करते हैं। दिस इज वेरी बैड। भारत की आबादी 140 करोड़ है, उसमें भी आप जो है थोड़ा सा प्रयास करिए कि वहाँ से कौन सी प्रतिभा आगे बढ़ रही है कि जो है तो उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाना चाहिए। कि ये जो इन लोगों को खाली नेताओं को पुरस्कार प्रदान करती हैं हमारी सरकारें। ये पूरा पुरस्कार राजनीति से प्रेरित हैं और उसी तरह मिलते हैं। हाल ही में किस राज्य की ग्राम पंचायत सादीवारा ने प्लास्टिक दो सोना लो छपेगा? भाई साहब लिख लीजिए, ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं। प्लास्टिक दो सोना लो अभियान ये जम्मू कश्मीर का है। इसमें क्या है कि अगर आप भाई साहब 2 कुंटल, ठीक है, अगर आप 2 कुंटल प्लास्टिक का कचरा ले जाते हैं तो आपको मिलेगा एक सोने का सिक्का। और ये सोने का सिक्का कौन देगी? तो जम्मू कश्मीर की जो एक पंचायत है कहाँ पे पड़ती है? अनंतनाग में पड़ेगी। ठीक है, अनंतनाग में ये पंचायत पड़ती है जिसका नाम है सादीवारा। और इसने क्या है? प्लास्टिक दो सोना लो अभियान शुरू किया है। इन्हें आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में 370 हटाकर इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। पूछ लिया जाए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है? तो मनोज सिन्हा को आपको याद रखना है। ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे पूछ लिया जाए उत्तराखंड के अभी सीएम कौन है? तो उत्तराखंड के सीएम अभी कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। इन्हें आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का मामा तो जिसको है सभी ने जाना। दोस्तों अति महत्वपूर्ण खई के पान बनारस वाला, ठीक है, खुल जाए बंद अकल का ताला, ठीक है, फिर ऐसा करे धमाल और सीधी कर दे सबकी चाल। ये अमिताभ बच्चन का गाना था। और ये जो बनारसी पान है भाई साहब इसको मिल चुका है जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। बनारसी पान और बनारस के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है। आपसे पूछ लिया जाए बनारस की कितनी चीज़ों को अभी तक जीआई टैग मिल चुका है? तो बनारस की 22 चीज़ों को जीआई टैग मिल चुका है, जिसको पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित किए जाने के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। दोस्तों बनारसी पान की बात करते हैं। पहला जीआई टैग कब मिला था? तो लिखिएगा साल 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जो है क्या मिला था? ये पहला जीआई टैग मिला था। दार्जिलिंग वाली चाय आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल पड़ता है, दीदी वाले
एरिया में, ठीक है। अब यहीं से पूछ लिया जाए अभी हाल ही में जो है कहाँ के सुंदराजा आम, ठीक है, एक आम है भैया जिसका नाम है सुंदरजा आम। ये सुंदरजा आम जिसे जीआई टैग मिला है, ये कहाँ का है, तो ये इसको हमने खाया है भाई साहब, ये मध्य प्रदेश का है और रीवा में ये पड़ता है, अति महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ की लकड़ी नक्काशी को भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो ये जो लकड़ी वाली नक्काशी है भाई साहब, कुछ लोग तो जो है जल्दी में लड़की लिख देते हैं, लड़की मत लिखिए, मेरे से भी लिखा जाता है लकड़ी है। तो लकड़ी की नक्काशी जो लद्दाख की है भाई साहब, इस लद्दाख वाली लकड़ी की नक्काशी क्या मिला है, इसको भी जीआई टैग मिला है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। रसगुल्ला भाई साहब, रसगुल्ला का जीआई टैग किस राज्य के पास है, इसे आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और नहीं तो लिख लीजिए रसगुल्ला का जो है जीआई टैग उड़ीसा के पास है, इसे आपको याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाए छत्तीसगढ़ के अभी हाल ही में जो हमारा छत्तीसगढ़ में धमतरी के किस चावल को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, तो धमतरी के उस चावल का आपको नाम बताइए। और जसपुर वाला जो कौन सा चावल है जिसे अभी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो नगरी दुबराज आपको याद है क्या, नगरी दुबराज अगर आपको याद है तो ये नगरी दुबराज जो है भाई साहब, ये धमतरी का चावल है और ये बासमती की एक किस्म है, इसे भी क्या मिला है, इसे मिला है नगरी दुबराज को जो है ये जीआई टैग से सम्मानित किया गया, छत्तीसगढ़ में मिला हुआ जीआई टैग है। लल्लन डाब है, छत्तीसगढ़ की किसी भी परीक्षा में 100% छपेगा भाई साहब, ठीक है। और जसपुर वाला चावल का क्या नाम है वो कमेंट में अगर आप छापिए, थोड़ा सा भी अवेयर है तो आप बताइए, खाली वीडियो के लिए देखते रहेंगे। लकड़ी की नक्काशी कला को मिला जीआई टैग, इसको आपने देखा। यूक्रेन के युद्ध में फिनलैंड बना नाटो का भाई साहब, ये देखिए हमने आपको बताया कि अभी यूक्रेन से युद्ध चल ही रहा है और यूक्रेन युद्ध के दौरान नाटो का सदस्य बन गया है कौन, तो ये बन गया है फिनलैंड। और फिनलैंड नाटो का किस क्रम का सदस्य है, तो आप क्या बताएंगे, छापिए। 31वां सदस्य बन गया है नाटो का जो है फिनलैंड, ये सदस्य। ये नाटो में सब आदमी भाग क्यों रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा संगठन है। इस देश में जो छोटे छोटे देश हैं वो आ जाते हैं कि ताकि दूसरा देश कोई अटैक करेगा तो हम जो है पूरे देश मिलकर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब यूक्रेन इसी चक्कर में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वहाँ मिलना चाहते थे, मिलने से पहले ही रसिया ने खदेड़ दिया। अब फिनलैंड क्या है भाई साहब, क्योंकि फिनलैंड के ऊपर पूरा खतरा है, ये नाटो का सदस्य बन चुका है जिसका नाम है फिनलैंड। और फिनलैंड वह देश है जो 1300 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है रसिया के साथ में, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है भाई साहब। तो इनके ऊपर खतरा मर रहा है जब ही इनके ऊपर अटैक हो जाए। हाल ही में पोलैंड में आयोजित विश्व मास्टर एथलेटिक्स इंडोर अति महत्वपूर्ण है भाई साहब, अम्मा ने जीता है, ठीक है। अम्मा ने जीता 3 स्वर्ण पदक भाई साहब, ये खो खो में जीती हैं, ठीक है। खो खो में अम्मा 95 साल की, कुश्ती में जीत रही हैं क्या, स्वर्ण पदक, इन्हें आप याद रखिएगा। हाल ही में पोलैंड में आयोजित विश्व मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2015 में 95 साल की भगनानी देवी डागर ने 3 स्वर्ण पदक जीता है। और इनका संदेश आप सभी के लिए है कि बेटा खाओ पियो खूब पढ़ो और जाके विदेशों में जो है स्वर्ण पदक जीत के ले आओ। वर्ल्ड बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की विकास दर 6.6% से घटाकर कितना किया है, तो 6.3% कर दिया है। कितना किया है, 6.3%। अभी हाल ही में पूछ लिया जाए कि हमारे आरबीआई ने कितना किया है भाई साहब, तो आरबीआई ने इसको और कम कर दिया है, लगभग 5% के आसपास लाके खड़ा कर दिया है। आपसे पूछ लिया जाए वर्ल्ड बैंक ने कितना किया है, तो वर्ल्ड बैंक ने 6.4% भारत की विकास दर या जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। तो आपको एडीबी का भी पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे आपने वर्ल्ड बैंक का देखा, ये वर्ल्ड बैंक वाला कितना हो गया, 6 जो है ये 3%, ठीक है। और 6.3% ये वर्ल्ड बैंक का हो गया, आरबीआई का ये हो गया जो 5 कुछ % है। और जब बात किया जाए आपका कि जो है हमारी एडीबी ने कितना किया है, तो एडीबी का फुल फॉर्म सबसे पहले आप बता दीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उसमें इन सभी चीज़ों का आपको उत्तर मिल जाएगा। ऑपरेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्लाइनेक्स, ठीक है। ये स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास किस किस देश के बीच में होता है, इसे आप बताइए। तो स्लाइनेक्स नौसैनिक संयुक्त युद्धाभ्यास ये दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी, चूंकि आप जानते हैं कि जो है हमारे एनसीईआरटी को आप थोड़ा समझ लीजिए, कहा जा रहा है कि जो मुगल शासन है, मुगल शासन को एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा दिया गया है भाई साहब। देखते हैं क्या क्या हटा है। और इसके साथ ही साथ नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी का जो आपस का संवाद था और कुछ आरएसएस वाले पॉइंट इसमें से हटा दिए गए हैं। तो देखते हैं क्या क्या हटे हैं ये सब जो है। अभी एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन है, जिन्हें आपको याद रखना है, दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के डायरेक्टर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, यहाँ पे दिया गया है क्या, यहाँ पे दिया गया है बीबीआर सुब्रमण्यम। तो आप
आप जानते हैं नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाएगा। किसके स्थान पर इसको लाया गया था? तो भाई साहब जो पहले योजना आयोग था, योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। पुनीत मोंगा कौन है भाई साहब? पुनीत मोंगा आपकी डायरेक्टर है द एलिफेंट विस्पर्स की। एमएम किरवानी को पद्मश्री सम्मान अभी प्राप्त हुआ है, ये पद्मश्री प्राप्त करता है। और एमएम किरवानी जो है नाटू नाटू गाने के कंपोजर हैं, फिल्म आरआर वाला गाना। स्टैंड अप इंडिया मिशन अति महत्वपूर्ण भाई साहब, छपेगा एग्जाम में। देखिए स्टैंड अप इंडिया मिशन का संबंध किससे है भाई साहब? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, जो हमारे एससी और एसटी समाज के लोग हैं, इनको जो है भाई साहब वंचित वर्गों को क्या है? ऋण दिलाना। ठीक है, इसमें जो वंचित वर्ग हैं, बाकी सभी लोगों को तो ऋण आराम से मिल जाता था, लेकिन जिनको जो है लोन की सुविधा नहीं मिल पा रही है, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत में वंचित वर्ग के लोगों के लिए, एसटी एससी समुदाय के लोगों के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें 80% से ज़्यादा लोन किसको? महिलाओं के नाम आवंटित किए गए हैं। इन्हें आपको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। हाल ही में भगनानी देवी ने किन खेलों में मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? आप देखिए, इन्होंने 60 फुट डिस्कस थ्रो, कुश्ती, ठीक है भाई साहब, ये याद रखिएगा। उसमें देखिए कि 60 फुट डिस्कस थ्रो, कुश्ती, इन 3 खेलों में इन्होंने क्या जीता है? 60 फुट डिस्कस थ्रो, कुश्ती में जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक। हमारी दादी 95 साल की हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। ये दादी 95 साल की हैं और 95 साल की उम्र में स्वर्ण पदक जीत के ले आ रही हैं। थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए युवाओं को कि भाई आप तो एक नौकरी भी नहीं ले पा रहे हो यार, थोड़ा सा पढ़ाई तो चालू करो। और क्लास में नए हो तो एक बार सेशन को शेयर कर दो। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा संगठन नाटो का नवीनतम सदस्य कौन बना है? यही तो छपने वाला प्रश्न है, 100% छपेगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमने आपको भी पढ़ाया था, फिनलैंड जो है ये नाटो, ठीक है, नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो का फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो का फुल फॉर्म है। नाटो में शामिल होने वाला एक 31वां देश बन गया है फिनलैंड, इन्हें आपको याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है? हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा संगठन नाटो का नवीन सदस्य फिनलैंड बनने के बाद नाटो में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो हमने आपको बताया, ऑप्शन एक आपका सही हो जाएगा। नाटो की स्थापना बिल्कुल छपेगा भाई साहब कि ये फिनलैंड अभी वहाँ पे मिला है, तो स्थापना आपसे नहीं पूछ लिया जाएगा। तो भाई आप देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद में कि कोई दूसरा ऐसा युद्ध ना हो। ठीक है, हमने विश्व युद्ध भी पढ़ाया है, दोनों विश्व युद्ध की क्लासेस जरूर देखिए, उसका सभी का लिंक मैं इसमें पिन कर दूंगा, उसे आप देखिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त होता है तो पूरी दुनिया ये चाहती है कि एक लोग ऑस्ट्रिया के चक्कर में, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या के चक्कर में आप देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1919 तक। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 से चालू होता है और 1945 तक चलता है। इसे आपको याद रखना है, कब तक चलता है? 1945 तक। जब सेकेंड वर्ल्ड वार भी खत्म हुआ भाई साहब, तब जो है दुनिया ने सोचा और सभी देशों ने मिलकर सोचा कि आने वाले समय में कोई इस प्रकार से तीसरा वर्ल्ड वार ना हो जाए। इसके लिए एक संगठन बनाया गया। उस जो है संगठन, ये आप देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, नाटो, वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO, जितनी भी संस्थाएं हैं, ये सब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इनकी स्थापना हुई है, ताकि दुनिया के गरीब देशों के ऊपर कोई अमीर देश जबरन जाके कब्जा करने की कोशिश ना करे। जैसे कि आप देखिए शुरू में जो पाकिस्तान और अरुणाचल प्रदेश जो कब्जा हो गया है, अब आप जो है चाइना अगर ताइवान के ऊपर भी अटैक करता है तो पूरी दुनिया उसकी प्रतिक्रिया देगी, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अटैक और मिलिट्री ऑपरेशन दोनों अलग अलग होते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व इतिहास की भी क्लासेस आप जरूर उसको अटेंड करिए। बात कर लेते हैं हम, क्या हुआ था कि 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। इसे आपको याद रखना है, नाटो का फुल फॉर्म भी आप जान चुके हैं। ठीक है, 3 जून 1947 को ये जो है भारत और पाकिस्तान की बंटवारे का जो है दिन है। ये इसे विभाजन विभीषिका का वर्ष भी कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है और संविधान के कुछ भागों को हमने अंगीकृत और अंगीकार किया था, इसे आपको याद रखना है। संविधान सभा में पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बता दीजिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन से? जो भीमराव अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, सभी चीज़ों से अवगत कराएंगे, कुछ भी आपको छूटने वाला नहीं है। और ये देखिए, दुनिया के 22 नेताओं में PM मोदी की अप्रूवल रेटिंग 76% बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। तो भाई साहब इन्होंने किसको पछाड़ दिया है? इन्होंने USA अमेरिका के जो बाइडन को पीछे कर दिया, इन्होंने जो है ब्राज़ील को पीछे कर दिया, कनाडा, चाइना, इन सभी को टोटल 20 देशों के जो है उस पे ये हमारे मोदी जी जो हाथ जोड़े खड़े हैं भाई साहब। ये वाकई में भाई साहब गांधी जी के बाद कोई दूसरा गांधी आया है तो जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको बारंबार प्रणाम है।
ठीक है, ऐसे लोग बहुत कम आते हैं। इससे पहले कौन आए थे भाई साहब? स्वामी विवेकानंद जी आए थे इतनी वीआईपी छवि के साथ में। इसके जो है बाद कौन आए थे? आप गांधी जी को देखते हैं, गांधी जी जो है महत्वपूर्ण थे। इसके बाद कौन आए थे? तो आप जो है जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी को देख सकते हैं। और उनके बाद जो है कोई इतना महत्वपूर्ण प्रभावशाली नेता है तो हमारे जो है ये जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के टॉप लीडर बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री आप भारत सरकार। इन्हें आपको याद रखना है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न भाई साहब, अयोध्या के निवासी वाला प्रश्न छपेगा। इंडियन आइडल सीजन 13 के विजेता कौन है? तो ऋषि सिंह को बता दीजिएगा। इंडियन आइडल 13 के विजेता है दोस्तों। इनको 25 लाख रुपए नगद मिला है और 40 लाख की एक कार मिली है। अति महत्वपूर्ण छपने वाला सवाल ये सवाल है भाई साहब। देखिए नासा, सबसे पहले जान लीजिए कि नासा ने क्या आर्टेमिस मिशन 2 लॉन्च किया है। ये आर्टेमिस मिशन 2 है क्या भाई साहब? तो ये चंद्र मिशन है। नासा के नए चंद्र मिशन का नाम क्या हो जाएगा? नासा के नए चंद्र मिशन का नाम हो जाएगा आर्टेमिस 2। और ये देखिए इसके बारे में पूरा आप समझ लीजिए, एग्जाम में छपने वाला सवाल है। कैसे छपेगा ये देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है भाई साहब। ये सबसे पहले इन चारों के बारे में जान लीजिए। ये कौन है? तो भाई साहब ये पहली महिला है अफ्रीकी मुल्क की जो वहाँ पे जो है इस अभियान में शामिल हुई हैं। इनके बारे में भी आपको बताएंगे कि जो है इस अभियान में शामिल होने वाली ये अफ्रीकी मुल्क की महिला है। आगे आप देखिए नासा ने क्या किया है भाई साहब। ये अति महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इसको एक बार देख के जरूर जाइए। इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नासा ने अपने नए चंद्र मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान किया है। नासा ने सोमवार को अगले चंद्र मिशन जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन 2, इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन? क्रिस्टीना हैमरकोक, जर्मी हैंसन, विक्टर ग्लावर, रीड वाइजमैन। इनको याद रखना है, जर्मी हैंसन, विक्टर ग्लावर, रीड वाइजमैन, क्रिस्टीना हैमरकोक। ये एग्जाम में आएंगे। ये आर्टेमिस मिशन 2 कब लॉन्च किया जाएगा? 2025 की शुरुआत या अंत में ये लॉन्च होने वाला है। और यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, जिसके तहत सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये प्रश्न उठता है कि इसमें महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा हो जाता है कि दोस्तों यह पहला चंद्र मिशन है, ठीक है। यह पहला चंद्र मिशन है जिसमें एक महिला और एक गैर अमेरिकी शामिल है, ठीक है। इसके पहले जो गए थे उसमें खाली अमेरिकी लोग गए थे, तो यही दोनों लोग पूछे जाएंगे। ये महिला और एक गैर अमेरिकी के बारे में आपको पढ़ना है। पूछ लिया जाए भारत का जो है चंद्रयान मिशन कब तक लॉन्च होगा? तो इसी साल तक लॉन्च होगा। आपसे पूछ ले कि भारत में विश्व कप, ठीक है, विश्व कप किस देश में होगा? तो विश्व कप 2011 का आयोजन भारत में होने वाला है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। डेली आप हमारे साथ जुड़िए। डेली हम आपको करंट अफेयर से लिंक्ड जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू करवाते हैं। आप डेली इन क्लासेस को देखिए और इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपका जर्नल स्टडी, सामान्य ज्ञान और अध्ययन का पेपर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं। अति महत्वपूर्ण हिंदी क्लास हम लेकर आ रहे हैं जिसमें आज आप देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय वाली क्लास में जरूर मिलिएगा। जय हिंद, जय भारत।